सुदीप ठाकुर की नई किताब 10 साल जिनसे देश की सियासत बदल गई पर आधारित है। नमस्कार। सुदीप ठाकुर जी को सबसे पहले मैं बधाई दूंगा कि उन्होंने इतनी अच्छी किताब लिखी है। किताब ये उन 10 सालों में है, 10 सालों पर है, जो इंदिरा का दशक भी कहा जा सकता है। और ये ऐसे साल थे जिसमें इंदिरा गांधी ने कई साहसिक निर्णय लिए, जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कोयला खदानों का निजीकरण, आर्थिक सुधार के नए कार्यक्रम, और इसी दौर में आपातकाल भी आया। तो सुदीप ठाकुर जी का से मेरा ये पहला सवाल है कि गरीबी हटाओ जो वो कार्यक्रम उनका था, उस समय देश खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था, अमेरिकी दबाव भी था, रुपये का अवमूल्यन भी हुआ था, और उनके साथ के लोगों का उनके प्रति बहुत ज़्यादा समर्थन भी नहीं उनको मिल रहा था। इसके बावजूद वो इन परिस्थितियों से कैसे जूझ पाई, कैसे निकल पाई वो इनसे? पहली बात तो ये है कि थोड़ी सी बात मैं ये इस पर कहना चाहूँगा कि ये 1970 के दशक पर ये किताब है जो मैंने लिखी है। और 1970 का दशक भारतीय राजनीति के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण और एक अहम पड़ाव है, जिसमें हम इस देश की सियासत को खासतौर पर ऐसे समय जब 75 साल आज़ादी के हुए हैं, तो उसमें जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं तो अलग अलग कालखंड में 70 का दशक एक निर्णायक दौर की तरह हमें नजर आता है, जिसमें बहुत सारी चीजें हुई। और आपने जो सवाल किया कि इंदिरा जब प्रधानमंत्री बनी और उसके बाद जब खाद्यान्न संकट और गरीबी का जो मसला आपने रखा, तो थोड़ा सा जब हम इतिहास की तरफ पीछे लौट कर देखें तो 1966 में लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ था। और उन परिस्थितियों में कुछ राजनीतिक कारण थे और कुछ कांग्रेस की अंदरूनी झगड़े थे, और उसमें एक विकल्प के तौर पर इंदिरा गांधी को सामने लाया गया, यह सोच करके कि जो बड़े नेता थे, खास तौर पर कामराज वगैरह जो थे, तो वो गूंगी गुड़िया वो तो राम लोहिया ने कहा था, वो बाद में कहा था पार्लियामेंट में जब उनको राम मनोहर लोहिया ने कहा कठपुतली की तरह उसको हैंडल करता वो इन लोगों को तो अंदाजा ऐसा था कि कामराज थे। हालांकि मोरारजी देसाई खुद चाहते थे प्रधानमंत्री बनना, और वो बहुत पहले से चाहते थे, जब शास्त्री की बात आई थी तब भी वो दावेदार थे। लेकिन कामराज को ये लगा, कामराज के साथ एक और चीज थी कि कामराज को यह था कि नो हिंदी नो इंग्लिश, मतलब वो तमिल बोल पाते थे और उनको ये मालूम था कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। तो उन्होंने इंदिरा गांधी पर एक तरह से राजनीतिक दांव लगाया। लेकिन इंदिरा जब बनी तो उस समय देश एक चौतरफा संकट से गुजर रहा था। भारत और पाकिस्तान का एक युद्ध चल रहा था, खाद्यान्न की जबरदस्त मतलब तंगी थी, और अमेरिका से अनाज आता था। बहुत ही मतलब एक विषम परिस्थितियों में कहना चाहिए। अमेरिका का दबाव भी था, कई तरह का दबाव था। तो उसमें परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी थी, और असमय शास्त्री जी की मौत हो गई। और उनके निधन के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो उस समय जॉनसन थे, तो उनके फ्यूनरल में उन्होंने अपने उपराष्ट्रपति को भेजा, और यह संदेश के साथ भेजा कि जो नई नेता हैं उनको तुरंत अमेरिका का उनका दौरा करवाया जाए। वजह यह थी कि लाल बहादुर शास्त्री ने वियतनाम युद्ध के कारण अमेरिका की तीखी आलोचना की थी, और उसको एक्ट ऑफ एग्रेशन कहा था, आक्रमण कहा था, हमले की कार्रवाई कहा। बिल्कुल। तो उससे संकट ये आ रहा था कि अमेरिका वो खाद्यान्न रोकना चाहता था, क्योंकि वो उसके दम पे वो बार्गेनिंग करता था, जो हम लोग PL 480 जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे। तो ये इन परिस्थितियों में इंदिरा प्रधानमंत्री बनती हैं, और 1 महीने के भीतर ही उनको अमेरिका, या 2-3 महीने के भीतर उनको वहां जाना पड़ता है। वहां गई तो वहां के अखबारों ने लिखा, जिक्र मैंने भी किया है उसमें, कि जो भारतीय नेता है वो देश का कटोरा बेगिंग के लिए आई है। काफी दबाव था वहां, और मतलब अलग अलग जो सत्रों में कार्यक्रम हो रहे थे वो उसमें झलक भी रहा था। कई तरह के दबाव के बीच होते हुए वो वहां से आई, और उसके बाद उन्होंने रुपये का अवमूल्यन किया, जो एक पहला दबाव उनके ऊपर जो दिखा। इसको लेकर के फिर जो स्टालवर्ट थे कांग्रेस के, उनको लगा कि इंदिरा जो है वो, मतलब कामराज का बयान था कि मैंने गलती की कि इनको प्रधानमंत्री बनवा करके। लेकिन उस बीच इंदिरा अपने निर्णय लेने लगी थी,
और जो शास्त्री जी के समय जो शुरू हुआ था हरित क्रांति वाला, बोरलाग वाली को लाया गया था स्वामीनाथन के साथ, तो वो अनाज के क्षेत्र में थोड़ा सा काम शुरू हो गया। तो इस तरह इस दबाव से एक तो ये था कि वो इंडिपेंडेंट अपनी पॉलिसी को लेकर के आगे बढ़ रही थी, और उसके बाद फिर समय उनका जो बदला, 66 के बाद 67 का चुनाव हुआ, तो 67 में कांग्रेस जीती, हालांकि कई राज्यों में संयुक्त सरकारें बनी। तो इंदिरा लगातार पावरफुल होने लगी। उसके बाद फिर कहानी बदलती है, जो असली 70 का दशक जो शुरू होता है वो फिर। अच्छा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण में आपने बड़ा मजेदार दिया है कि जिस दिन राष्ट्रीयकरण हुआ बैंकों का, अगले दिन दिल्ली की सड़कों पर जो ऑटो वाले थे सड़क पर नाचने लगे, क्या मेरी भी पहुंचा बैंक तक हो गई है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा साहसिक कदम था ये। अब शायद उसी की वजह से जो बैंक बचा हुआ है अभी तक, शायद वो बहुत बड़ा कारण रहा होगा। देखिए, इसमें क्या है कि यही मैं बता रहा हूँ कि 67 के बाद जब पॉलिटिक्स चेंज हो रही थी, तो कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था 67 में, उसमें 10 सूत्री उन्होंने आर्थिक कार्यक्रम एक जारी किया था। और दिलचस्प यह है कि उसके बहुत सारे कार्यक्रम, चाहे पार्टियां कोई भी हों, आज की सरकार तक में उसके कई रिफ्लेक्शन आपको नजर चिदम्बरम में आते हैं, जिक्र भी किया, तो वो आते हैं। तो उसमें यह था कि कई घटनाक्रम हो चुके थे, और बैंकों का राष्ट्रीयकरण जब उन्होंने किया, तो उस समय ये जानकारी उन्होंने वित्त मंत्री जो उनके थे मोरारजी देसाई, उनकी जानकारी में भी नहीं, और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद फिर ये प्रक्रिया शुरू हुई कि कांग्रेस का विभाजन और बाकी तमाम चीजें जो होते चले गई। पर इसमें यह था कि एक मैसेज ये गया कि जो बैंक हैं, वो प्राइवेट बैंक, वो अमीरों की पूंजी और उसके एक संवाहक हैं, उनके संरक्षक हैं। इसका असली जो असर जो सड़कों पे नजर आया था, वो लोग जिनके बैंक में खाते भी नहीं थे, उनको लगा कि ये वो सरकार है या वो प्रधानमंत्री है जो हमारी बात करती है। और आगे चल करके वही आप राजनीति की धारा देखिए कि वो अगला जब चुनाव होता है 71 का, तो वो गरीबी हटाओ के नारे पर होता है। और वो आप देखें तो वो 10 सूत्री कार्यक्रम के साथ ही साथ बहुत सारी चीजें होने लगी, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीयकरण को एक बड़ा इशू बनाया प्रीवी पर्स को खत्म, जिसमें मैंने पूरा एक चैप्टर लिखा है। और लोगों को उनके मतलब जो आज हम ये एक तो है उनका जो है कि न्यूनतम जरूरतों वही बोल रहा कि न्यूनतम आय, ग्रामीण वो 67 में उस 10 सूत्री कार्यक्रम में शामिल था वो। तो वही आज हम अलग अलग सरकारों को देखते हैं जो डायरेक्ट बेनिफिट है, चाहे वो किसानों के खाते में 2000 रुपये या 6000 रुपये जो अलग अलग सरकारें भेजती हैं, या और लोगों को जो कैश बेनिफिट जो जा रहा है वो न्यूनतम सपोर्ट है। कांग्रेस ने ये इसको 2019 के चुनाव में थोड़ी सी कोशिश की थी कि वो न्याय के नाम से वो ला रहे थे कि हम न्यूनतम आय सपोर्ट करें। तो ये एक पॉलिटिक्स में हमारे यहाँ कहीं ना कहीं जो धाराएं हैं एक दूसरे से चली आती हैं, वो है। प्रीवी पर्स का होता है, पटेल के बेटे ने उसका विरोध किया कि नहीं होना चाहिए, भूपेश गुप्त ने उसका विरोध किया, ने समर्थन किया था कि नहीं प्रीवी पर्स लागू होने चाहिए, समाप्त किया जाना चाहिए। और वाजपेयी जी ने भी उसका समर्थन किया था कि नहीं प्रीवी पर्स समाप्त नहीं होना चाहिए। तो इसके बावजूद जब अच्छा उनके लोग भी चाह रहे थे, कर्ण सिंह नहीं चाह रहे थे कि वो प्रीवी पर्स समाप्त किया जाए, लेकिन इसके विरोध के एक हुआ था ब्लड मनी कहा जा रहा था कि वो ब्लड मनी है। असल में क्या था कि ये इंदिरा गांधी के दूसरी बार लोकसभा चुनाव जीतने के बाद 67 में उन्होंने अपना जो प्राइम मिनिस्टर जो कार्यालय है वहाँ उन्होंने सेटअप चेंज किया। तो सेटअप इस तरह से चेंज हुआ कि वहाँ के जो सलाहकार वगैरह थे उन्होंने अपने विश्वस्त लोगों को लाया। वो कौन लोग थे? पीएन अक्सर थे, उसमें सुरेंद्र मोहन कुमार मंगलम जो बाद में उद्योग मंत्री बने, और इसके अलावा पीएन धर, और इस तरह से अलग अलग सारे लोग आए। और वो सेंटर टू लेफ्ट या समाजवाद, जिसको इंदिरा गांधी ने समाजवाद, जो उनके 15 अगस्त 1973 के भाषण में भी था और 71 के भाषण में भी था, वो अलग अलग भाषणों में इसका जिक्र आया। तो हुआ ये कि वो एक साथ एक पूरे, यदि हम उसको समग्रता में देखें, चाहे वो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो या प्रीवी पर्स की समाप्ति हो, ये सारी चीजें मिल करके उस वो इंदिरा जिस समाजवाद की बात कर रही थी उसका वो हिस्सा था।
प्रीवी पर्स का मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 563 जो रियासतें हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, और आप यदि इस किताब को जब पढ़ेंगे तो आप देख पाएंगे कि किस तरह से उन रियासतों को जोड़ने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक बड़ा रोल था। और छोटी छोटी रियासतों के लिए उड़ीसा में वो गए और उड़ीसा में जाकर के उनके जो सचिव थे वीपी मेनन, और इन दोनों ने मिलकर के उस पर काफी काम किया। और तब ये बात आई कि जब रियासतों का विलय होगा तो उनको कोई मुआवजा देना चाहिए। ये बात संविधान सभा तक में उठी थी। तो ये सारी चीजें, और मजेदार बात यह है कि संविधान सभा का जब गठन हुआ और उसकी जब पहली बैठक हुई 1946 में 9 दिसंबर, तो 1948 में, इसके 47 में, तो उसके बाद ये बातें होने लगी कि राजा महाराजा वो संविधान सभा में जाने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वो अपना एक अलग अस्तित्व चाहते थे, वो बार्गेनिंग कर रहे थे। तो ये नेहरू और सरदार पटेल इन दोनों ने मिलकर के उसको जोड़ा, और उसके बाद फिर ये रियासतों का विलीनीकरण हुआ, और फिर उनको प्रीवी पर्स देने की बात आई। प्रीवी पर्स जो एक तरह का मुआवजा आप कह सकते हैं, तो अलग अलग राजा महाराजाओं को, और उसमें बहुत मतलब कहना चाहिए कि वो धीरे धीरे वो रकम बढ़ती गई। शुरुआत में तो उसको 4 करोड़ के आसपास था, और ये बड़ा मुद्दा बनता चला गया। इसको सीपीआई के बड़े नेता थे भूपेश गुप्त, उन्होंने उसको सबसे पहले उठाया। उसके बाद कांग्रेस भी उसमें आई, और उस समय के समाजवादी नेता चंद्रशेखर जो कांग्रेस का हिस्सा थे, चंद्रशेखर, राजनारायण से लेकर तमाम जो लीडर थे वो सब प्रीवी पर्स के खिलाफ थे। जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी जो राजगोपालाचारी ने बनाई थी, और उसमें ज्यादातर राजा महाराजा ही थे, और ये कहा भी जाता है या ऐतिहासिक तथ्य भी है, कुछ तो मैंने भी जिक्र किया ही है उसका, कि वो सारी वो पार्टियां थी। तो ये लोग चाहते थे कि वो चले, और इंदिरा ने फिर वो साहसिक फैसला करते हुए वो प्रीवी पर्स को हटाया। पहले तो वो 1 वोट से गिर गया वो बिल, और उसके बाद जब वो 71 का चुनाव जब वो लड़ रही थी तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो हो चुका था, प्रीवी पर्स नहीं हो पाया था। तो इन दो के आधार पर फिर गरीबी का जो मुद्दा, उसको लेकर के वो कुल मिलाकर के ये था कि मैसेज ये था कि हम गरीबों के साथ हैं, कांग्रेस गरीबों के साथ है, और इस आधार पर वो चुनाव लड़ा गया था। और उसमें इसलिए इन मुद्दों को जानना अभी जरूरी है। कोयले खदान का जो राष्ट्रीयकरण हुआ उसके 2 साल के बाद ही चासनाला दुर्घटना हुई थी जी। आपने बनखंडी मिस्र के हवाले से काफी कुछ लिखा है जी जी जी। तो उसको किस तरह से देखते हैं? और अब अभी जब फिर आर्थिक सुधार जब लागू हो रहा है तो फिर कोयला को निजी क्षेत्रों के लिए खोल दिया जा रहा है, तो किस तरह से देखते हैं उसको? और उस समय जो दुर्घटना थी बहुत भीषण दुर्घटना थी, वो बहुत रसद वो दुर्घटना थी। कोयला वाले मैं थोड़ी सी और बात करूंगा इसमें, क्योंकि कोयले वाले अध्याय को आप देखेंगे तो भारत में कोयले की पूरी जो कहानी है उसको मैंने समझने की और शोध के जरिए कह सकते हैं आप, और अंदर घुस करके उसको देखने की कोशिश की है। 1774 से हमारे यहाँ कोयले की कहानी शुरू होती है बंगाल से, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी जरूरत के लिए कोयला खनन शुरू किया, उनके उद्योग के लिए चाहिए था, और वो रेलवे लाइन भी जो आई हमारे यहाँ वो कोयले के लिए आई थी। तो उसके बाद चूंकि वो उस समय निजी क्षेत्र में था, तो निजी अंग्रेजों की अपनी अलग कंपनियां थी, रविन्द्रनाथ टैगोर के दादा की भी कंपनी थी। वो रेल लाइन मतलब रानीगंज तक वहां तक ले जाने के लिए उन्होंने वो पहल की थी, और एक रेलवे कंपनी के वो मालिक थे। 1830 में वो कंपनी बनी थी, 1842 में वो उसको टेक ओवर किया था उन्होंने। तो कोयला खनन हमारे यहाँ उस जरूरत 3 कारणों से कोयला हमारी जरूरत बन गया, एक रेलवे के लिए, एक बिजली के लिए, और एक लोहा और इस्पात इसके लिए। और ये धीरे 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 मतलब जब आजाद हम हुए तो उस समय हमारी लाइफ लाइन, जो हमारी इकोनॉमी की लाइफ लाइन में एक बड़ा रोल कोयला प्ले कर रहा था। और वो उस पर चूंकि माफिया, फिर उसके बाद निजी क्षेत्र के हाथ में, और बहुत सारी चीजें थी, उसकी अपनी पॉलिटिक्स थी। आप तो बिहार में हैं, और बिहार का ही हिस्सा था झारखंड, जहां से सारा खेल शुरू हुआ। तो आप जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं चासनाला दुर्घटना का, तो वो हादसा
27 दिसंबर 1975 को हुआ था। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी और उसके बाद कांग्रेस का एक अधिवेशन चंडीगढ़ में होने वाला था 28 दिसंबर को। उससे एक दिन पहले ये घटना हुई। वो घटना ये बताती है कि किस तरह से, किस जोखिम के साथ कोयला खदान के मजदूर अपनी जान जोखिम में डाल करके हमारे लिए कोयले का खनन करते हैं। वहां उनके सिक्योरिटी का कोई इंतजाम नहीं था। बहुत भीषण हादसा था वो। 375 लोग, अभी तक के हमारे इतिहास में हम देखें, यदि इंडस्ट्रियल जो एक्सीडेंट जो हुए हैं या हादसे हुए हैं, भोपाल गैस यदि ट्रेजेडी को हम उस रूप में याद करते हैं तो दूसरा चासनाला एक बड़ी दुर्घटना थी। तो बनखंडी मिश्र जिनका आपने जिक्र किया, वो निहायत ही ईमानदार अधिकारी थे और पत्रकार थे। उसके बाद वो उसमें बनखंडी मिश्र, अभी उनकी उम्र 90 साल से ऊपर है। मैंने लंबी बात भी की उनसे, बातचीत भी की मैंने और वो उसके चश्मदीद थे। और बहुत ही मतलब आज वैसे उदाहरण भी नहीं मिलते कि उन्होंने बहुत अपराध बोध और उसके साथ मतलब बहुत उनको अफसोस हो रहा था कि ये हादसा हुआ और उसके बाद उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी। उसके बाद उन्होंने कोयला माफिया के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी और कोयला माफिया के बारे में आप लोग को बहुत पता भी होगा और मेरी किताब में काफी कुछ है। तो कुछ हिस्सा तो मैं इसलिए रहने देता हूं कि आप किताब पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे। परिवार नियोजन एक कार्यक्रम इंदिरा गांधी का था और उसमें अपनी किताब में आपने एक बड़ा अच्छा चैप्टर दिया है जो पॉपुलेशन बम की जो किताब है लिख के। हाँ, तो वहां से शुरुआत आपने की थी। एक लाल तिकोण था वो जी, धर्मेंद्र लाल त्यागी का, वो बड़ा पॉपुलर हुआ था। वो गांव में हाथी घूमता था और निरोध बांटा जाता था पूरे गांव में। तो वो कार्यक्रम बहुत लोकप्रिय हुआ था। लेकिन संजय गांधी की आ जाने के बाद जब संजय गांधी ने उसको अपने हाथों में लिया तो वो बड़ा उसका दूसरा ही रूप हो गया। फिर बहुत सारा कुछ हुआ जो आपने अपनी किताब में दर्ज किया है। तो ये इसके बारे में थोड़ा बताएं कि वो हाथी किस तरह से मूव करता था गाँव में, कैसे लोगों में लोकप्रिय भी हो रहा था, वो चर्चित भी हो रहा था, लोग उसको एक्सेप्ट भी कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि कोई टैबू था, निरोध लेना कोई टैबू था, ऐसे भी नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं। असल में क्या था, देखिए एक बात तो ये समझ लीजिए कि भारत वो देश है जिसने सबसे पहले परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया था, उसको अपना हिस्सा बनाया था सरकार का कार्यक्रम, जब राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री थी। और उस समय आज़ादी के बाद से ही इसको लेकर के प्रोग्राम चल रहा था। थोड़ा सा इसने फोर्ड फाउंडेशन वगैरह भी मदद कर रहे थे भारत सरकार को। और उसमें एक अधिकारी थे मिड लेवल के, धर्मेंद्र त्यागी, और वैसे दीप त्यागी उनको कहा, दीप त्यागी के नाम से ज़्यादा मशहूर हुए। तो उन्होंने बहुत इनोवेटिव ढंग से इस प्रोग्राम के बारे में सोचा और साइमल्टेनियसली ये जो फोर्ड फाउंडेशन और ये लोग भी सोच रहे थे तो परिवार नियोजन के लिए किस तरह के उपाय हो सकते हैं। आप सोचिए कि ये बात तब हो रही थी जब हमारे यहाँ इंडस्ट्री कोई ग्रोन मतलब नहीं थी, हम खाद्यान्न के संकट से गुजर रहे थे, बहुत सारे चैलेंजेस थे। उसमें बाहर से कंडोम आना था और वो डिस्ट्रीब्यूट होना था। तो इसमें एक दिलचस्प बात भी ये है कि वो निरोध के नाम को लेकर तो ये हुआ कि इसका नाम क्या रखा जाए। तो नाम आया कि कामराज रखा जाए। तो दिक्कत ये थी कि कामराज कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो कामराज तो नाम नहीं रख सकते थे कि फिर तो गली गली में जो कामराज बिकने लगते या उनका वितरण होने लगता। तो फिर आईआईटी के लोगों से भी मदद ली गई थी और कई तरह से उसका नाम निरोध रखा गया। अब इसको लोगों के बीच ले जाने में जिस व्यक्ति का महत्वपूर्ण योगदान था वो दीप त्यागी था। हालांकि उनकी बहुत कम उम्र में डेथ भी हो गई। तो उन्होंने दीप त्यागी, धर्मेंद्र त्यागी, तो वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजनौर के आसपास के कहीं भी थे। तो उन्होंने वो पूरा उस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। उसमें मतलब रोल था उनका। तो वो जो 2 या 3 बच्चे इस तरह का जो नारा, और हाथी में वो क्या होता था कि एक लाल त्रिकोण बनाया और सिंबॉलिक, और उसके बाद वो गांव-गांव में जाकर के उसका प्रचार होता था। तो एक स्मूथ तरीके से परिवार नियोजन का प्रोग्राम चल रहा था। ये चलता रहा और उसके बाद 1976 में डॉक्टर कर्ण सिंह, मतलब ये इमरजेंसी लगने के बाद की बात है, डॉक्टर कर्ण सिंह हेल्थ मिनिस्टर थे और उन्होंने नई पॉपुलेशन पॉलिसी को लेकर के आए। अच्छी पॉलिसी थी वो, काफी मेरी उनसे बात भी हुई डॉक्टर कर्ण सिंह से इस किताब के सिलसिले में। तो स्मूथ था, उसमें जो टारगेट बेस्ड भी था और सारा था। लेकिन मुश्किल यह थी कि इमरजेंसी जब लगी तो संजय गांधी सत्ता का एक
अलग केंद्र बन चुके थे और उन्होंने अपने 5 सूत्री जो कार्यक्रम वो लेकर के आए उसमें इसको जोड़ दिया, परिवार नियोजन। अब ये कार्यक्रम जब वहां जुड़ते ही वो डिरेल होने लगा, क्योंकि कांग्रेस के जो और मुख्यमंत्री थे उनमें यह होड़ मचने लगी कि किस तरह से आंकड़ों को बढ़ाकर बताया जाए और किया जाए। तो जबरिया जो नसबंदी का एक प्रोग्राम पूरा शुरू हो गया, तो पूरा मतलब उसके कारण जो थोड़ा बहुत जो इमरजेंसी के बाद का जो गेम किया था, मतलब उसके बाद एक माहौल जो बना हुआ था वो बिगड़ने लगा। तो इंदिरा सरकार या इमरजेंसी की जो ब्रूटलिटी है वो नसबंदी के कारण हम ज्यादा, जबरिया जो नसबंदी है उसमें उसका बहुत बड़ा रोल था। बाकी तो जो गिरफ्तारियां थी वो अपनी जगह हैं, लेकिन ये एक खास तौर पर दिल्ली के आसपास और रात को 4 बजे जा करके और उसके बाद गांव के गांव में घेरेबंदी कर करके नसबंदियां की गई। बाबा का भी किया गया, पोता का भी किया गया, बहुत ज्यादा किया गया वो। और इसीलिए वहां तो मतलब अच्छा, एक बड़ा मजेदार आपने कोट किया है कि वो इतना खौफ था कि वीडियो जैसे ही गांव में घुसता था महिलाएं अपने पति को कहते थे कि आप भाग जाइए। हाँ, वो खेत में जाकर छुप जाते थे। ये हुआ है और ये तो डॉक्यूमेंटेड चीज है, क्योंकि शाह कमीशन में जब जनता पार्टी जब बनी थी, शाह कमीशन, हालांकि वो भी उसमें भी उसकी एक अपनी पॉलिटिक्स है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा अभी। तो वो, लेकिन चूंकि वहां पे अधिकारियों की गवाहियां हुई थी और लोगों से सवाल जवाब हुए थे, तो वो डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं कि किस तरह से कुछ अधिकारी, कुछ नेता, किस तरह से एक प्रोग्राम जो परिवार नियोजन के लिए था, जिसकी शायद जरूरत भी थी, वो एक आतंक में कैसे बदल गया, कैसे अमानवीय ढंग से उसको आगे बढ़ाया गया। अच्छा, गोवध के लिए जो सन्यासियों का संसद के आगे प्रदर्शन था, तो उसमें फिर गोली चली और कुछ लोग मरे, लेकिन वो अभी जो अफवाह फैलाई जा रही है कि हजारों लोग साधु मारे गए उस आंदोलन में, ये गलत ये अफवाह फैलाई है। इसके बारे में आपने तो लिखा है कि सिर्फ 8 लोग मारे गए थे। तो अभी कई वीडियो इस तरह का आ रहा है, एक पुष्पेंद्र कुलकर्णी या क्या है उनका, एक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ या क्या नाम है उनका, एक वीडियो आ रहा है कि हजारों वो साधु मारे गए। उसमें आपने कोट किया, डॉक्यूमेंटेड होगा? जी, हाँ, बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड है। असल में 8 लोग मारे गए, बहुत जगह, मैंने ही नहीं, मतलब उसको बहुत जगह डॉक्यूमेंटेड है, क्योंकि वो तो एक रेफरेंस के तौर पर मेरे लिए जरूरी था कि मैं उस दौर को लिख रहा हूं तो वो चीज आए। क्योंकि ये 1966 का लिखना इसलिए जरूरी था क्योंकि 1966 में ही इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद जयप्रकाश नारायण, उन्होंने उनको कई मामलों में आगाह किया, उसमें से एक ये गोवध पर प्रतिबंध का भी था। उन दिनों जो हिंदूवादी संगठन थे वो इसको लेकर के मुखर थे और वो संसद का घेराव करने पर आमादा थे। तो जेपी ने चिट्ठी लिखी, इन्होंने भी कहा कि हम देख रहे हैं, इंदिरा ने भी उनका जवाब दिया था। लेकिन इस बीच हुआ ये कि पूरी भीड़ जो है वो वहां चली गई और संसद के आसपास 1966 की घटना है, तो उसमें फायरिंग वायरिंग हुई, उसमें 8 लोग मारे गए। हालांकि ये भी डॉक्यूमेंटेड है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने थोड़ा सा रोकने की कोशिश की थी कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि वो पार्लियामेंट की तरफ जा रहे थे, उस आज जैसी सुरक्षा नहीं थी उस समय, तो वहां पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी थी, उसमें 8 लोग मारे गए। आपातकाल को लेके एक और ये है, वो पुपुल जयकर ने लिखा है कि वो इंदिरा गांधी उतना उसको प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहती थी। जे कृष्णमूर्ति से वो मिलती हैं और काफी रोती हैं जे कृष्णमूर्ति के पास, और वो लौटती हैं तो शायद वो निर्णय उन्होंने ले लिया था कि अब मैं हटाऊंगी इसको। लेकिन उनके जो करीबी सलाहकार थे 3, 4, 5, जिसमें संजय गांधी भी थे, उन्होंने उनको मना किया, फिर 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया, फिर बाद में जाके ये। असल में क्या है कि जब हम पीछे लौटते हैं तो इतिहास की तरफ लौटना बड़ा जोखिम वाला काम भी है, क्योंकि उसमें जब उस समय का संदर्भ और आज जब हम देखने लगते हैं तो चीजें बदलने लगती हैं। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये ऐसा होता या वैसा होता या ऐसा हुआ या क्यों हुआ, इन सवालों को हम उन घटनाक्रमों से जाते हैं। मैं उसी पे आ रहा हूं। तो इंदिरा ने जो सबसे पहली बात यह है कि आपातकाल लगाया क्यों, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब ये पूरा मैंने इस पर पूरा एक बड़ा चैप्टर लिखा है कि पहली बात तो यह है कि आपातकाल लगा क्यों। जब हम उसको समझेंगे तो उसके बाद का सवाल आएगा कि वो हटाती क्या। तो 2 चीजें आती हैं, इमरजेंसी के सवाल पर बाद में, पर उसके हटाने के सवाल पर पहले। 15 अगस्त 1975 को
इंदिरा गांधी को लाल किले से भाषण देना था और उसके कुछ घंटे पहले ढाका में शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार का कत्लेआम कर दिया गया। उससे पहले के घटनाक्रम में यह था कि एक शाम पहले पुपुल जयकर इंदिरा गांधी से उनकी मुलाकात हुई, जो उन्होंने अपनी बायोग्राफी में भी लिखा है। तो पुपुल जयकर यह उम्मीद कर रही थी कि 15 अगस्त 1975 को इंदिरा अपने लाल किले के भाषण में शायद इमरजेंसी हटाने की घोषणा कर सकती है, लेकिन इस बीच ढाका वाली घटना हो गई। तो यह कहना दावे से मैं नहीं कह सकता कि क्या इसके कारण उन्होंने वापस किया, परिस्थितियां थी। उन्होंने वो कोई ऐसी बात नहीं की, बल्कि उसके बाद उन्होंने अपनी सुरक्षा भी बढ़ाई और उसको लेकर चिंतित हुई। तो एक तो बात यह हुई, इमरजेंसी लगाने के बाद यह हुआ कि उसका जो इम्पैक्ट था, उनके पास जो फीडबैक थे, जो उनके जो खुफिया अधिकारी या एजेंसियां जो थी या उनके जो करीबी लोग थे, उनको फीडबैक ठीक ठाक दे रहे थे। आमतौर पर जब आप बात करेंगे आज भी लोगों से, तो लोग क्या कहते हैं, गाड़ियां समय से चलने लगी थी, काला बाजारी रुकी थी, महंगाई, मतलब इस तरह का एक आम धारणा बनती है। लेकिन पॉलिटिकल अपोनेंट्स, उनको गिरफ्तार किया गया था, मीडिया पर अंकुश था, इससे आम आदमी बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हो रहा था तब तक जब तक कि वो नसबंदी वाला मामला नहीं आया था। तो ये जब चीजें बिगड़ने लगी, हालात बिगड़ने लगे और बेकाबू होने लगे, और कुछ हद तक संजय गांधी जब संविधानेतर सत्ता का केंद्र बन गए और पूरा खेल उनके इशारे पे चलने लगा, अधिकारी उनको रिपोर्ट करने लगे, तो उन्हीं हालात में जब पार्लियामेंट में एक महत्वपूर्ण बैठक थी नवंबर 1976 में, लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाने को लेकर, उसी दौरान पुपुल जयकर के यहाँ जड्डू कृष्णमूर्ति आए हुए थे। तो पुपुल ने इनसे कहा कि आप मिलना चाहेंगे। इंदिरा उनसे मिलने गई। इंदिरा की मुलाकात हुई और दोनों 1 to 1 बातचीत उनके घर पे। तो उसमें ये काफी भावुक थी इंदिरा भी और वो भी। तो उन्होंने कहा भी कि मैडम आप बहुत परेशान हैं। तो ये बातचीत हुई, जो भी होगा उनके बीच का संवाद, पूरे ब्यौरे उस तरह के नहीं है, लेकिन ये बातचीत हुई। वो वापस आ गई और उसके थोड़े दिन बाद उन्होंने पुपुल जयकर से फिर कहा कि क्या वो हैं और मैं मिलना चाहती हूँ, और बिना सुरक्षा और उसके वो दोबारा उनसे मिलने गए। तो ये तो है। और तो उसके बाद का अब ये है कि जिस दिन मिल के आती हैं, हाँ, वो बुरी तरह रोते हुए निकलती हैं। हाँ, ये उन्होंने लिखा है, लेकिन इसका ब्यौरा चूंकि दूसरी जगह नहीं, मैंने सिर्फ उसको कोट किया। नहीं, उसके बाद जिस दिन उनकी हत्या हुई इंदिरा गांधी की, जी, चित्तू थे दिल्ली में, हाँ, उसी दिन शाम में वो मिलने वाले थे, जड्डू कृष्ण, हाँ, मिलने वाले थे, और उसी दिन उनकी हत्या भी हो जाती है। तो ये बड़ा थोड़ा ये लगता है, ये है। तो एक तो वो है, दूसरा ये था कि एक बात और है कि मुझे लगता है पहले थोड़ा सा इमरजेंसी में बात होनी चाहिए, क्योंकि बिना इमरजेंसी में बात किए हुए वो आगे की बातचीत ये है ना कि जेपी और इंदिरा गांधी के बीच में जो तनाव बढ़ रहा था, उसको कम करने के लिए लोग उत्सुक नहीं थे और उसको बढ़ा ही रहे थे। ये एक है। देखिए क्या है कि ये तो सारे बहुत सारे लोग, तो हम लोग सब जानते हैं कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला था, जो उनका 1971 का जो चुनाव था इंदिरा गांधी का, जो राजनारायण ने जो चैलेंज किया था, तो वो चुनाव 2 ग्राउंड पे उन्होंने चैलेंज किया। मतलब कुछ ग्राउंड थे जो ये थे कि यशपाल कपूर ने इस्तीफा दिया नहीं था, वो अधिकारी थे, और सरकारी मशीनरी का उन्होंने दुरुपयोग किया था इंदिरा गांधी ने। अब ये बहुत आज की पीढ़ी के लिए और खास तौर पर बल्कि हम सब के लिए भी थोड़ा सा हास्यास्पद लगता है कि सरकारी मशीनरी का मतलब अब सत्ता और सत्तारूढ़ दल हो चुका है। तो उसमें फर्क करना बड़ा मुश्किल है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग शब्द ही शायद अब राजनीति के शब्दकोश में नहीं है, क्योंकि सरकारें और खासतौर पर सत्तारूढ़ दल जो हैं, वो सरकार को अपना अंग मानते हैं और वो उसका उसी तरह काम करते हैं। तो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, और ये 2 ग्राउंड पर था। जसपाल कपूर का टेक्निकलिटीज का मामला था कि उन्होंने इस्तीफा मौखिक तौर पर दे दिया था पीएन अफसर को, चूंकि वो उनके बॉस थे, और वो मंजूर नहीं हुआ था। तो इस 2 ग्राउंड पर वो फैसला आया था। और उसके बाद लेकिन वो सिर्फ एक घटना थी। इसके अलावा सीन बदलना शुरू हो गया था 1971 के बाद से।
1971 का चुनाव इंदिरा गांधी ने जबरदस्त तरीके से जीता था, गरीबी हटाओ के नारे पर। जो पूरा नैरेटिव जो खड़ा हुआ था प्रीवी पर्स से लेकर बाकी चीजें, और उसी रास्ते पर वो आगे बढ़ रही थी। लेकिन उसके बाद फिर बांग्लादेश का जो युद्ध हुआ तो उसमें उनकी लोकप्रियता शिखर पर थी और तमाम चीजें हम सब जानते हैं। लेकिन 72 के बाद थोड़ा सा कुछ अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां और कुछ सरकार की भी गड़बड़ियां हम कह सकते हैं, जो शायद प्रशासन की गड़बड़ियां होंगी या जिस तरह की भी, तो वो चीजें बेकाबू होने लगी। महंगाई एक बड़ा मुद्दा बन गया, और 73 का जो तेल वाला मामला था, जो खास तौर पर जो तेल प्रोड्यूसिंग नेशन है उनकी अपनी पॉलिटिक्स थी, उसके कारण अचानक कच्चे तेल के दाम जो है वो बेतहाशा बढ़ने लगे। उसका असर महंगाई पर हो रहा था, कुछ कालाबाजारी पर। तो अलग अलग जगह आंदोलन थोड़े बहुत छुटपुट चल रहे थे, और गुजरात में एक इंजीनियरिंग कॉलेज में, अहमदाबाद के, वहां के लड़कों ने आंदोलन किया महंगाई को लेकर, क्योंकि उनका मेस का बिल बढ़ गया था। वो आंदोलन इतना बढ़ गया कि वो विपक्ष का आंदोलन बन गया, गुजरात नवनिर्माण आंदोलन बन गया। क्योंकि अब इसमें भी एक पॉलिटिक्स है। मैं वही कह रहा हूं कि इतिहास में जब आप वापस जाते हैं तो आपको कई चीजें दिखती हैं कि वो छात्र आंदोलन तो अपनी जगह था, लेकिन वो बेसिकली मोरारजी देसाई जैसे नेताओं का आंदोलन बन गया, क्योंकि वो किसी न किसी तरह से इंदिरा गांधी के को चुनौती देना चाहते थे। तो वो एक आंदोलन उधर चलता रहा, फिर बिहार का आंदोलन शुरू हो गया उसी को, और जेपी का नेतृत्व मिला। तो ये तमाम घटनाक्रम चल रहे थे। उसी बीच में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया था। तो इन सारी परिस्थितियों में चूंकि उनके पास 2 ही 3 चीजें रह गई थी, जब ये फैसला आया तो इसका जिक्र मैंने किया है कि 3 चीजें थी इंदिरा के पास: कानूनी लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई और नैतिकता। ये 3 चीजों में थी फंसी हुई। तो नैतिकता को उन्होंने किनारे किया और राजनीतिक और कानूनी तरीके से लड़ने का फैसला किया। उनके सामने ये मसला आया था कि आप थोड़े दिन के लिए हट जाइए, कोई और प्रधानमंत्री बन जाए, और उसके बाद फिर जैसे ही ये मामला निकले उसके बाद आप वापस आ जाइए। तो राजनीति में ऐसा होता नहीं है। आप लोग ज्यादा अनुभवी हैं बिहार के लोग, यहाँ अभी आपने देखा है कि थोड़े दिन के लिए किसी को हटाया नहीं, हटाने का मतलब क्या होता है, तो उससे काम चलने वाला नहीं था। तो फिर वो इमरजेंसी का फैसला उन्होंने किया, वो लगे, और फिर जो आंदोलन जेपी के पूरे मूवमेंट हैं, यहाँ से बिहार से लेकर के दिल्ली तक के जो तमाम आंदोलन होते चले गए, वो हैं। इंदिरा और जेपी का रिश्ता जो आपने कहा, तो मैं उस पर आता हूँ। तो इंदिरा, देखिए क्या है कि बहुत सहज ढंग से हम देखें तो जवाहरलाल नेहरू को जेपी भाई बोलते थे, और जवाहरलाल नेहरू अपने उत्तराधिकारी के तौर पर जेपी को देखते थे। जेपी चाहते तो निश्चित रूप से इस देश के प्रधानमंत्री कम से कम 2 मौके उनके पास आए जब वो बन सकते थे, नेहरू की मौत के बाद और दूसरा शास्त्री की मौत के बाद। बस यदि वो चाहते तो आ जाते। शास्त्री की मौत के बाद तो, या नेहरू की मौत के बाद तो बन ही सकते थे वो, क्योंकि, लेकिन हुआ ये कि वो उन्होंने एक वैकल्पिक राजनीति जिस तरह की करनी चाहिए, वो एक उनके अंतर विरोधों को भी दिखाता है, और ये भी भारतीय राजनीति की विविधता को भी दिखाता है, उसकी जटिलता को भी दिखाता है, और राजनीतिक महत्वाकांक्षा को भी दिखाता है। तो हुआ ये कि जेपी ने अपना रास्ता आजादी से पहले ही चुन लिया था। वो कांग्रेस में रह करके भी कांग्रेस सोशलिस्ट जो पार्टी थी उसका हिस्सा थे, और समाजवादी पार्टी जो बनाई गई, और पहला जो चुनाव हुआ 1952 में, उसमें समाजवादी पार्टी को सिर्फ 12 सीट मिली। तो जेपी, उसके बावजूद नेहरू उनको अपने उत्तराधिकारी के तौर पर देखते थे। जेपी उसके बाद सर्वोदय में आ गए। सर्वोदय से होते हुए फिर बाकी की कहानी। तो सर्वोदय में जब वो थे, उसी दौरान इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, और उसके उन दोनों के बीच में एक सहज रिश्ता था। वो नेहरू की बेटी के तौर पर ही इंदिरा को देखते थे, लेकिन कहीं यह भी एहसास होता है कि जेपी शायद इंदिरा के संरक्षक के तौर पर अपने आप को देख रहे होंगे, और वो महत्व शायद इंदिरा से उनको नहीं मिला, और वो तलखी बढ़ती चली गई।
66 में जिस घटना का आपने जिक्र किया उस समय भी उन्होंने उनको पत्र लिखा, बार बार पत्र लिखते रहे, दोनों के बीच पत्र व्यवहार होता रहा, वो रिश्ता बना रहा, यहां तक कि जब वो आंदोलन हो रहा था, जेपी आंदोलन जिसके नाम से हम जिसको जानते हैं, और दक्षिण भारत में जब वो इलाज करवा रहे थे वहां बैंगलोर वेलूर में, तो चंद्रशेखर कई बार गए इस कोशिश में कि जेपी और इंदिरा के बीच में सुलह हो जाए। सुलह की काफी कोशिशें हुई, लेकिन बीच में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो नहीं चाहते थे कि ये दोनों के बीच किसी तरह के संबंध हो और वो आंदोलन वापस हो जाए दोनों। लेकिन हो यह रहा था कि इंदिरा के सलाहकार भी उसी तरह के थे, और इंदिरा खुद भी कह सकते हैं हम कि वो भी नहीं चाहती थी कि जेपी को एक सीमा के बाद ज्यादा महत्व दें, तो इसलिए वो चीजें नहीं हुई। पर ये बात है कि बहुत कोशिश हुई थी, वो डॉक्यूमेंटेड भी है। अच्छा, वो जेपी का एक तो है कि सामयिक वार्ता में उनका एक आया था 5 एक आर्टिकल उनकी आई थी, या उनका वक्तव्य छपा था कि वो आरएसएस को अपना वजूद खत्म कर देना चाहिए जब वो जेपी आंदोलन में शामिल हुआ था तब। और हालांकि मधुलिमय और करण सिंह ने उनका विरोध किया था, आरएसएस को नहीं शामिल होना चाहिए। तो फिर अब जेपी और आरएसएस और इनके रिश्ते को कैसे देखते हैं? एक बार जेपी ने ये भी कहा था कि अगर जनसंघ को लोग फासिस्ट बोलते हैं तो मुझे भी लोग फासिस्ट समझते हैं। हाँ, ये बहुत चर्चित बयान है। से ये देखते हैं इस रिश्ते को। ये बहुत चर्चित बयान है। असल में क्या है कि जेपी तो वो जो आपने कहा कि 2-3 बातें हैं इसमें कि एक तो उन्होंने कहा था कि वो फासिस्ट है, वो कहा था। असल बात यह है कि जेपी ने 1968 में जब सांप्रदायिकता विरोधी एक सम्मेलन में आरएसएस को लेकर के सवाल उठाए थे, उनके हिंदुत्व की राजनीति और हिंदू राष्ट्र, तो उसको लेकर लगातार उनका सवाल उठता रहा। लेकिन जब जेपी का आंदोलन शुरू हुआ तो उस समय तमाम लोग आए, और उसके बाद फिर आरएसएस भी उनके साथ में था। तो मार्च में 6 मार्च को एक रैली हुई थी दिल्ली में 1975 में। तो उस समय उसके एक दिन पहले जेपी ने ये एक बयान दिया था जो एवरीमैन्स में छपा था कि यदि आरएसएस फासिस्ट है तो मैं भी फासिस्ट हूं। तो चूंकि वो उस समय की परिस्थिति थे और उसको बड़े क्रेडेंशियल की तरह आरएसएस ने देखा। लेकिन इनका पर जब जनता पार्टी की सरकार बन गई और उसके बाद भी आरएसएस और अपनी उस राजनीति से अलग नहीं हो रहा था, तो सामयिक वार्ता का वो इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने ये कहा था कि आरएसएस को खुद को समाप्त कर लेना चाहिए क्योंकि उसकी जरूरत है। क्योंकि जेपी जिस एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर जनता पार्टी को देख रहे थे सामयिक वार्ता में। जी 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 हाँ, वो जोड़ना नहीं, वो पहले कहा था, इसमें ये भी कहा। जी जी, बेहतर है कि आप लोग सवाल करें। जी जी, सवाल करें आप लोग। हाँ, एडी नूरानी ने कोट किया है, आरएसएस जो उनकी किताब है उसमें कोट किया है, सामयिक वार्ता से ही मैंने कोट किया है। जी जी हाँ जी 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 हाँ मालूम जी। बात नहीं थी, ये बीच में एक महत्वपूर्ण घटना है कि इंदिरा गांधी और जयप्रकाश नारायण में बातचीत हुई थी। हाँ, तो बातचीत हुई थी, उसको आपने छोड़ दिया। अगर उस बातचीत में टूटी बात वो तब जब विधानसभा को विघटन करने वाली बात आई, उस पर उन्होंने जेपी से पूछा कि हम बाबूजी को बुलवा लें, जगजीवन राम को बुलवा लें। हाँ। और जगजीवन राम, उन्होंने कहा कि भाई हमारे जिले के हैं, हमको उसमें क्या ऐतराज है। और जगजीवन राम से ही उन्होंने कहलवाया कि विधानसभा का विघटन नहीं होगा। ये उन्होंने बीच में ये कंट्रोवर्सी उठी थी कि जेपी वहां से निकले और उन्होंने कहा कि इंदिरा ने हमको अपमानित किया। ये जो है बीबीसी के इंटरव्यू में राम बहादुर राय ने कहा था, जो बिल्कुल गलत था। हमने रेहान फजल को फोन किया, हमने फेसबुक पर इस बात को चैलेंज किया था, क्योंकि जब आए थे बात करके अगले ही दिन आ गए थे और हमने उनसे पूछा था कि क्या बात हुई इंदिरा गांधी से। तो उन्होंने प्रशांत को भी बुलाया, प्रशांत थे, हम थे, उन्होंने पूरा डिटेल बताया और उन्होंने कहीं से ये जाहिर नहीं किया कि उनको अपमानित किया। ये भी सच है कि प्रभावती जी जो है वो क्या नाम है, इंदिरा जी की माता जी से उनको
बड़ा लगाव था। हाँ और हाँ दोनों के बीच में जो चिट्ठी पत्री था, ये चिट्ठी पत्री भी जाके जेपी ने दिया था, इंदिरा को दिया कि भाई देख लो ये चिट्ठी। बहुत उसके बाद आपको याद होगा कि 77 में जब इंदिरा गांधी हार गई और विजय मैंने उत्सव मनाया जा रहा था तो जेपी उनसे मिल, हाँ। जिसमें जेपी मुख्य वक्ता के रूप में थे, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री का शपथ ले चुके थे। जी जी जी। उस समय वो उस मीटिंग में नहीं गए। मैंने प्रभाष जोशी और राधा कृष्णन जो जीपीएफ के सेक्रेटरी थे, उनके साथ वो इंदिरा गांधी के घर गए। जी। उनको इस बात की चिंता थी कि इंदिरा हार गई है चुनाव, अब रहेगी कहाँ, हाँ। या इसका खर्चा कैसे, हाँ ये जी जी इस मामले में है ना, अलग बात है। ये एक हम भी मानते हैं इस बात को कि जेपी ने ये कह दिया कि आरएसएस अगर फासिस्ट है तो मैं भी फासिस्ट हूँ। हमको लगता है कि ये वाक्य उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। उसको लेके काफी अभी तक उस बात की चर्चा होती है। वो क्या संदर्भ था उसको कुमार प्रशांत ने भी लिखा है, लेकिन वो कहा था जो सफाई दी है, हाँ। वो सफाई हम भी ठीक से ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, हमको भी लगता है। नहीं, पर उन्होंने कहा था तो ऐसी हो गई जब ये सवाल जेपी से पूछा गया सामयिक वार्ता का पहला अंक है वो, हाँ। कि सरकारें आपसे राय मशविरा करती हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि हमको कौन पूछता है। और हमको याद है कि पहला अंक छपा, हम जेपी के यहाँ गए थे, देवेंद्र बाबू, जितेंद्र बाबू टाइम्स ऑफ इंडिया के यहाँ ये थे, काफी क्लोज लोग थे। और वहां सच्चिदानंद सिन्हा जो कर्पूरी ठाकुर के मिनिस्ट्री में इरिगेशन मिनिस्टर थे, उन सबको हमने एक एक उसको सप्लीमेंट्री कॉपी दिया। और सच्चिदा जी ने उसको पढ़ने के बाद कहा कि ये तुम लोग कैसे छाप दिए, तो कर्पूरी जी को दिखाए। कहा कि अब जयप्रकाश जी का इंटरव्यू जो है कर्पूरी ठाकुर सेंसर करेंगे, नहीं जानते हो तुम लोग सरकार चलाने में। हमको बहुत गुस्सा आया, हमने उनको रिटोर्ट किया कि साहब इतने लोग मारे गए, इतने लोगों ने लाठी खाई, जेल गए, उसके बाद आपकी सरकार बनी है और अब सरकार में मंत्री बन गए तो आपको लगता है कि सरकार की सारी जवाबदेही जो है आप ही की है। ये भी अंत में निराश हो गए थे। उनके मृत्यु के 3 या 4 दिन पहले उनसे बातचीत हुई थी, वो थे और उनके जो छोटे साड़ू थे राजेंद्र बाबू के, क्या नाम था, विमल कुमार, नहीं हाँ, वो हमको पहली दफा हमजुल्फ सबसे उन्होंने परिचय कराया। परिचय उनसे कहा कि हमारे हमजुल्फ है, तो हम जानते ही नहीं थे कि हमजुल्फ का क्या माना है। उन्होंने हमको समझाया कि हमारे साड़ू हैं और एकदम निराश हो गए थे। उन्होंने संस्कृत का एक श्लोक कहा और ये कहा कि धुआं निकल रहा है और काश जो है वो मैंने अग्नि प्रज्वलित होती और सब कुछ स्वाहा हो जाता। ये उन्होंने श्लोक कहा, हमारे सामने की बात है। उसके तीसरे या चौथे ही दिन उनका देहांत हुआ। सर, आपकी जो किताब है वो 10 साल जो है वो 70 का दशक और उसमें प्रीवी पर्स का खात्मा से लेके इमरजेंसी तक के पीरियड का है। उस दौर में एक जो नायक उभरते हैं वो चंद्रशेखर जी हैं। प्रीवी पर्स के खात्मा में भी जो है उनका एक रोल रहता है। इमरजेंसी के समय में बाद में जब जनता पार्टी की जो सरकार, उसमें वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री बनने का भी मौका मिलता है। तो सर, मैं ये जो आपको मेरा सवाल है वो किताब से रिलेटेड नहीं है, उस टाइम फ्रेमवर्क में नहीं है, वो उसके बाद का है कि जब वो प्रधानमंत्री बनते तो उन्हें बहुत कम समय मिलता है। तो क्या उन्हें और ज्यादा समय मिलता तो आज जो हम जिस तरह की समस्याएं देख रहे हैं, वो चाहे वो सांप्रदायिकता का हो या फिर पोस्ट ग्लोबलाइजेशन का जो समस्या है, वो समानता या गरीबी और तरह की चीजें, वो नहीं होती या फिर जो है कि उसका उस रूप में नहीं होता। अब ये सवाल थोड़ा सा मतलब इस तरह का है, तो वो होते तो क्या होता है, तो ये थोड़ा सा मेरे लिए इसका जवाब देना इसलिए मुश्किल है। ये बात सही है कि चंद्रशेखर बहुत कम समय के लिए प्रधानमंत्री बने, उनके पास 4 महीने का समय था, उनके पास सांसद भी नहीं थे। तो हमने जो लोकतंत्र चुना है वो बहुमत के आधार पर चलता है। हमारी सरकारें बहुमत के आधार पर चलती हैं। जब किसी एक पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिल जाती है तो वो निरंकुशता की तरफ भी जाती है। ये 2 उदाहरण हमारे सामने हैं हमारे इतिहास के पन्नों में, एक इंदिरा गांधी, दूसरे नरेंद्र मोदी। तो अपनी नीतियां और उसको आगे बढ़ाने के लिए आपको कितना क्या समर्थन मिलता है, ये महत्वपूर्ण बात तब होती है जब आप सरकार चलाने की किस स्थिति में हैं। तो चंद्रशेखर को वो कितना मिल पाता है और उनकी राजनीति किस तरह की थी, ये समझने की बात है। चंद्रशेखर की राजनीति कांग्रेस से शुरू होती है और कांग्रेस में भी वो बहुत आक्रामक थे और युवा तो उनको कहा ही जाता था। प्रीवी पर्स का आपने जिक्र किया,
तो बहुत मुखर भाषण उन्होंने दिया था, जिसका जिक्र मैंने प्रीवी पर्स वाले अध्याय में किया है। चंद्रशेखर एक विजनरी पॉलिटिशियन थे, और यदि आपको याद होगा तो उन्होंने समाजवादी जनता पार्टी बनाई थी। उस समय उस थोड़ी अवधि के लिए जब वो प्रधानमंत्री थे, और उसके आगे पीछे भी पार्लियामेंट में जब उन्होंने भाषण दिया, तो उन्होंने देश बनाने की बात की। आज भी लोग देश बनाने की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से यदि उनको ज्यादा मौका मिलता तो वो बेहतर प्रधानमंत्री साबित होते, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन वो किस तरह से और क्या चीजें होती, ये कहना अभी मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया सुदीप जी। एक रोचक बातचीत को साकार देने के लिए मैं अरुण सिंह और सुदीप ठाकुर जी को हार्दिक हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, और सभी श्रोताओं का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आज के सत्र में बुलाया।